ज्ञानानंदी साथियों, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आज मैं आपके पास में आपके साथ शेयर करने को एक बहुत सरस और रोचक आर्टिकल लेकर आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारे शरीर की साज सज्जा और हमारे द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों से क्या कुछ लाभ भी है, स्वास्थ्य का लाभ है क्या इससे? हाँ, बिल्कुल स्वास्थ्य का लाभ है और ये बीमारियों को भी ठीक करने के लिए काम आता है। क्या कहा? सही सुना आपने। आभूषण और साज सज्जा के साधन, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मेकअप मटेरियल जो भी है, तो वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हैं, सीधे जुड़े हैं स्वास्थ्य से, और इस संबंध में बात करेंगे। और दूसरी बात एक हम ये भी करेंगे कि हमारी 2 आँखें हैं या 3, सच्चाई क्या है। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो पदार्थ की खोज कर रहा है, और पदार्थ विज्ञान बहुत बहुत आगे बढ़ चुका है। उसके पास लेटेस्ट साधन हैं और बहुत सी चीज़ें वो जानता है कि पदार्थ विज्ञान जो है ना, अभी तक फिर भी उसके लिए काफ़ी चीज़ें गूढ़ रहस्य हैं। कैसे गूढ़ रहस्य हैं कि रक्तदंती नाम की एक जटा होती है और एक रक्त चामुंडा नाम की एक जड़ी होती है, जो गढ़वाल, कांगड़ा, काशी, उत्तर काशी आदि पहाड़ी इलाकों में मिलती है। और उससे क्या होता है कि कहते हैं कि जब इस जटा को अगर कान के पीछे लगा लिया जाए तो जितने आसपास के क्षेत्र हैं उसके अंदर जो मनुष्य हैं उनके मन की बातें जानी जा सकती हैं। जब तक ये जटा हरी रहेगी, जड़ी हरी रहेगी, तब तक वो शक्ति कायम रहेगी। और एक ऐसी भी एक विद्या होती है जो तांत्रिक के कान में, साधक के कान में आके धीरे से बात बता देती है और फिर वो लोगों के बीच में बता देता है। तो ये पदार्थ विज्ञान की और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इनको तीसरी आंख से संबंधित किया जाता है कि जो तीसरी आंख वाला व्यक्ति होता है ना, जिसकी तीसरी आंख उद्घाटित हो जाती है, वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की सब बातें जान लेता है। तो तीसरी आंख क्या होती है सचमुच में? हाँ, होती है। आज माना जा रहा है कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसके गर्भ में जो बच्चा विकसित होता है ना, डेवलप होता है धीरे 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 क्रमशः, तो जब उसके नेत्र अंग वगैरह बनते हैं, वो उसका एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस से अंदर के अंग बनते हैं। तो जब दोनों आँख बनती है तो साथ में तीसरी आँख भी उसकी होती है वहाँ पर। आँखें तो बच्चे की बंद ही होती हैं, जब वो पेट से बाहर आता है, जन्म लेता है, तब भी बच्चे की आँखें बंद ही होती हैं। जब वो रोता है ना, खुद से उसको माता की जो नाल से जुड़ा होता है, नाभि से, और जब वो काटी जाती है और जब उसको खुद से सांस लेना पड़ता है, तब वो रोता है, तब उसकी आँख खुलती है। वो भी बहुत धीरे से, हल्के हल्के खुलती है, धीरे धीरे खुलती है। तो दोनों आँखें भी उसकी बंद होती हैं। इसी तरह से तीसरी आँख भी उसकी बंद होती है भ्रूण की। जब बच्चा पेट में होता है, भ्रूण होता है वो माँ के शिशु पेट में, वो शिशु, तो दोनों आँखें तो उसकी बंद ही होती हैं और तीसरी आँख भी उसकी वहाँ पर होती है, वो भी बनती है। और जैसे जैसे वो विकास करता है भ्रूण, वैसे वैसे उसकी तीसरी आँख जो है धीरे 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 उसके उस मांस में, अंदर के अंग में ही समा जाती है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो वो 2 ही आँख वाला होता है। तो और आपको एक बात बताऊं हैरानी करने वाली, कि जो जैसे दोनों आँखों में हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, दोनों बाहरी आँखें जो हमारी होती हैं सबकी, तो उसमें एपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो तीसरी वाली जो आँख होती है ना बच्चे की, भ्रूण की, गर्भ में,
तो उसमें भी वही एपिथेलियल सेल्स होते हैं। और ये एपिथेलियल सेल्स उनमें से एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है। आज तो विज्ञान ने उसको ढूंढ लिया है और उसके फ़ायदे और नुकसान भी बता दिए हैं, कैसे वो स्राव करता है, कहाँ से होता है, सब बता दिया है। तो हमारी जो ग्लैंड होती है, थर्ड वेंट्रिकल होता है जो ब्रह्मरंध्र में, जहाँ तीसरी आँख में कह रही हूँ ना आपको, दोनों भुआओं के बीच में, दोनों आँखों के बीच में जो स्थान है जहाँ बिंदी लगाई जाती है, स्त्रियाँ बिंदी लगाती हैं, तो उस स्थान पर तीसरी आँख होती है। तो वहाँ पर हमारी पिनियल ग्लैंड होती है। और पिनियल ग्लैंड और पीयूष ग्लैंड दोनों ही थर्ड वेंट्रिकल में, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वो सारा मस्तिष्क का मध्य भाग वो ब्रह्मरंध्र कहलाता है। मस्तिष्क गुहा भी कहते हैं उसको। और उसी में पीयूष और पिनियल नाम की दोनों खास बहुत, जिसको पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं और पिनियल भी बहुत बहुत तरह के कार्य करती है। तो ये दोनों ग्रंथियाँ उसमें ही सुरक्षित होती हैं, उस ब्रह्मरंध्र के भाग में। उसे थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। तो उस थर्ड वेंट्रिकल में से, वहाँ से मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन निकलता है, उसका स्राव होता है। और वैसा ही मेलाटोनिन नाम का स्राव हमारे जो उस तीसरी आँख में से भी निकलता है, जो जहाँ तीसरी आँख होती है, बिंदी लगाने के स्थान में, वहीं तो पिनियल ग्लैंड होती है, उसके पीछे के भाग में। तो वो मेलाटोनिन नाम का स्राव निकलता रहता है। मतलब जन्म लेने के बाद जीवन भर एक स्वस्थ व्यक्ति के मेलाटोनिन का स्राव बहुत ज़्यादा होता है। और मेलाटोनिन क्या करता है, रक्त वाहिनियों द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाता है। और ये क्या करता है, अंदर में हमारे काम वासना को अंकुश रखने में बड़ा कार्यकारी होता है। और भी कई काम करता है मेलाटोनिन। ये शरीर के अंदर साहस और विल पावर को पैदा करता है, संकल्प शक्ति को बढ़ाता है, बहुत सारे कार्य करता है ये। तो दूसरा क्या है कि शांत करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जब अंधेरे में होते हैं हम, अथवा रोशनी में भी होते हैं, बिजली की रोशनी वगैरह में, या दिन की रोशनी में भी, सूर्य की रोशनी में भी, तो हम जब अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं तो मेलाटोनिन का स्राव बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। और जब चूहों को मेलाटोनिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया गया ना, तो पता है क्या हुआ, वो बिल्ली से भी नहीं डरते थे और बिल्ली पर हमला करने को तैयार हो जाते थे। मतलब इतनी हिम्मत आ जाती थी। ये मेलाटोनिन हार्मोन डिप्रेशन को दूर करता है, थकावट को दूर करता है, स्फूर्ति देता है। और छठी इंद्रिय कहते हैं और तीसरी आँख भी कहते हैं, जो पिनियल ग्रंथि कही जाती है, वो गहरी नींद में भी मेलाटोनिन का ज़्यादा स्राव करती है। और ये अवस्था पूरी रात में, मतलब जिसको कहते हैं साउंड स्लीप, ये 6 मिनट से 10 मिनट तक ही ऐसी नींद आती है। वैज्ञानिकों ने विद्युत तरंग मापक यंत्र लगाया और परीक्षण किया है कि ईईजी यंत्र बांधकर एक व्यक्ति को उन्होंने सुला दिया। पूरी रात यंत्र पर विचार अंकित होते रहे। केवल 10 मिनट ही रात भर में वो पट्टी खाली रही उसकी, बाकी पूरी रात भर उसके विचार चलते रहे। यानी कि जो शांत अवस्था है वो बहुत थोड़ी सी देर में रात भर में होती है। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ तीसरी आँख वाली बात, जहाँ पर बिंदी लगाते हैं, जहाँ पर तिलक लगाते हैं, वो तीसरी आँख होती है। और इस तीसरी आँख के बारे में मैंने जो बात कही, क्या ये फालतू की बात है, गप्पा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। तीसरी आँख उद्घाटित भी होती है। तिब्बत में जो धर्मगुरु होते हैं ना, उनको लामा कहते हैं। तो एक लामा गुरु, तो जिसका नाम था मिलायार डोंडुप, तो उस तिब्बती लामा गुरु के मार्गदर्शन में उसके शिष्य ने, जिसका नाम था लाब्सोंग रंपा, उस शिष्य ने बहुत समय तक अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना की। और जब उसकी साधना विधि गुरु ने संतोषजनक पाई और पूरी विधि पूर्वक उसकी साधना में बहुत तेजस्विता आ गई, तो गुरु ने सही समझा और उस अपने शिष्य रंपा के माथे पर जड़ी बूटियों की से कूटी हुई, मतलब एक
लुगदी क्या कहते हैं उसको, वो उसको एक तरह का पेस्ट, गाढ़ा गाढ़ा जड़ी बूटियाँ थी उसके अंदर कई तरह की, तो वो उसको उसके माथे पर दिन भर के लिए बांध दी। शाम को उसका माथा धोया, वो लुगदी हटाई, धोया, पोंछा, साफ किया, और उसके बाद रात का समय, वो भी कोई खास मुहूर्त था, चंद्रमा की कुछ विशेष किरणें और ग्रह नक्षत्रों की कुछ विशेष अवस्था थी उस समय, वो गुरु जानते थे। तो उस लामा गुरु ने अपने शिष्य रंपा का सिर अपने घुटनों के बीच में दबाया, और एक उनके पास में, जैसा अंग्रेजी का यू होता है ना, यू अक्षर, अल्फ़ाबेट यू, तो यू के आकार का एक धारदार कुछ औजार था उनके पास में, उसको लिया और उस शार्प धार वाले यू आकार के उससे वो लंपा जो उसका शिष्य था ना, अपने घुटनों के बीच में रख दिया अपने शिष्य को, और उसके माथे को कस के पकड़ लिया और उसके सिर को थामा, और उसके आज्ञा चक्र के स्थान पर वो जो यू आकार का वो शार्प एक वो था ना, तो स्टील का, लोहे का, तो वो एकदम से गड़ा दिया पूरी ताकत से उसके उस माथे के स्थान पर, दोनों भौहों के बीच में। तो खूब खून निकला, घाव हो गया वहाँ पर गहरा, और वो उनका शिष्य भी पूरे समर्पण भाव से वहाँ पे बिल्कुल अविचल भाव से खड़ा रहा, और आज्ञा चक्र के स्थान पर पिनियल ग्रंथि और तीसरी आंख का उद्घाटन किया गया, और ये सर्जरी की उन्होंने, गुरु ने, लामा गुरु ने, और फिर वहाँ पे पट्टी बांध दी। कुछ भी उन्होंने जो जड़ी बूटी भी बांधी होंगी, पट्टी बांधी। 15 दिन तक उसको एक अपने खास निर्देशन में रखा, और लोगों के बीच में नहीं आया वो शिष्य। 15 दिन के बाद कुछ विशेष प्रक्रिया की, धार्मिक प्रक्रिया, जो उनका अपना एक विशेष विश्वास है, उसके बाद में उन्होंने अपने प्रार्थना वगैरह करके और वो पट्टी खोली, तो उनके शिष्य रंपा का तीसरा नेत्र जागृत हो गया था, और वो अनेकों लोगों की भूत भविष्य वर्तमान की सब बातें बताने लगा, मानो कि कोई उसके कान में जाके आके बता रहा हो। तो हुआ है, वो लोग करते हैं, उनको मालूम है। तिब्बती जो गुरु होते हैं और हिमालय में रहने वाले जो साधक होते हैं, बड़े योगी होते हैं ना, तो उनको ये चीज़ें पता होती हैं। तो तीसरा नेत्र का उद्घाटन किया है, और तीसरी आँख शुरू से होती है, लेकिन वो विलीन हो जाती है, अंदर में गुप्त हो जाती है। तो वहाँ पर हमारी ये पिनियल ग्लैंड होती है, और वहीं पर ही तिलक और बिंदी वगैरह लगाई जाती है। टीका जो पहनते हैं माथे पर, वो यहीं टच करता है, बार बार उसको छूता है उस स्थान को, और भी बहुत सारे जो होते हैं ना आभूषण कई तरह के, तो वो उसी स्थान पर बार बार घर्षण करते हैं। तिलक बिंदी का रंग लाल, नारंगी, केसर मिश्रित, केसरी और चंदन जैसा पीला या हल्दी का टीका ये क्यों लगता है, लाल रंग क्यों होता है? और तिलक बिंदी का आजकल तो कई तरह के केमिकल से बनाते हैं उसको, लेकिन वो हानिकारक होते हैं। और तिलक बिंदी हमारे मस्तिष्क को, भाल को और शरीर को कैसे स्वस्थ बनाते हैं, तो लाल, नारंगी, पीले रंग वाली बिंदी, और ये हमारा जो आध्यात्म की आकृति, ज्योति रूप जो ज्योति होती है ना, ज्योति, दीपक की ज्योति कैसे होती है ऊपर को, तो वो उस आकार में होती है। वो ऊर्ध्वगामी या गोल आकृति से बहुत प्रकार के लाभ होते हैं। भाल पर तिलक लगाना बुद्धि का सम्मान दर्शाता है, बुद्धि की पूजा का प्रतीक है। पुण्यवान पुरुषों के सामने अथवा पुण्य स्थलों के सामने झुकने की भारतीय संस्कृति है। मानव को अति मानव बनाने वाला, ईश्वरत्व तक ले जाने वाला श्रेष्ठतम साधन बुद्धि है, और बुद्धि के परम गुणों को बनाए रखना और उसको वृद्धि उसकी करते रहना, उस मस्तक पर तिलक बिंदी लगाई जाती है इसके लिए ही। और लाल रंग के साथ मनुष्य का बहुत बहुत पुरातन आकर्षण है, खूनी आकर्षण है। छोटा बच्चा लाल रंग के प्रति जल्दी आकर्षित होता है, और बच्चे को
लल्ला, लल्ली, ललुआ, ऐसे नामों से बुलाते हैं ना। बचपन के बाद में भी बच्चे को वो लाल रंग बड़ा ही लुभावना लगता है, लाल रंग की चीज़ें उसको बड़ी पसंद आती हैं, जल्दी आकर्षित होता है। और भगवान के प्रेम में भी लाल रंग को माना है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। मतलब गिरधर के रंग में मीरा रंग जाती है तो लाल रंग में डूब जाती है। और मुग़ल कालीन में उसमें भी बड़ी बड़ी गज़लें गायकी, उसके अंदर भी लाल रंग की महिमा बताई है। विवाह के अवसर पर दुल्हन की चुनरी, होठ, मेहंदी, चूड़ियाँ, नथ का मोती, टीके का मंगलसूत्र, डोरी, जूतियाँ, चोटी के फुंदने इत्यादि लाल अनुराग की अभिव्यक्ति है। दूल्हे का साफा, कमीज, मेहंदी, तलवार की म्यान, दुपट्टा, घोड़े की काठी, पुष्पमाला, मोजे आदि, और कलावा जो हाथ में वो मंगल कलावा बांधा जाता है, और कंगना, ये भी लाल ही होता है। बाल रवि की अरुणिमा किरणें जड़ चेतन को अपने अनुराग से सराबोर करती हैं। प्रकृति का यह रूप सबको बड़ा पसंद आता है और रागात्मक आकर्षण संबंध स्थापित करने वाला। और इसी प्रकार का संध्या के समय जो लाली सब तरफ फैल जाती है, इस लाल रंग का आकर्षण हमारे रक्त में घुला मिला है। प्राकृतिक चिकित्सा का एक शाखा है प्राकृतिक चिकित्सा क्रोमोलॉजी। तो क्रोमोलॉजी जो है सूर्य किरण चिकित्सा की पद्धति वाली है। इसमें लाल और नारंगी रंग की प्रकाश किरणें हमारे रक्त को बहुत आंदोलित करती हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी सुषुम्ना नाड़ी, उस पर लाल रंग का नित्य प्रयोग करो तो यौन दुर्बलता दूर होती है, रक्त प्रवाह ठीक होता है। तो मस्तक पर जब लाल कुमकुम, केसर, चंदन का लेप किया जाता है तो इस मस्तिष्क का ये जो अग्रभाग है इसको शांत और पुष्ट बनाया जाता है इससे। और ये सूक्ष्म तंतु जो यहाँ अवस्थित रहते हैं उनका भी रक्त का संचार और परिवहन तंत्र भी नियमित और बैलेंस हो जाता है। तो जो हमारे मस्तिष्क में भूरा और श्वेत पदार्थ होता है उसको भी ये स्वस्थ रखता है। महाराष्ट्र का जो हमारा उधर का क्षेत्र है ना, तो वहाँ महिलाएं शुद्ध हल्दी की बिंदी लगाती हैं, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, रक्त शोधक होती है और गर्म स्वभाव वाली होती है और शक्तिवर्धक भी होती है, उष्णता प्रदान करती है। और चंदन और केसर शीतलता प्रदान करने वाले हैं। तो दोनों को साथ में मिलाकर समशीतोष्ण बना लिया जाता है और दोनों ही पदार्थ मतलब ब्लड को शुद्ध करने वाले हैं, रक्त शोधक हैं। और शिव जी को देखा आपने, शिव के मस्तक पर दूज का चंद्रमा है जो पूर्णता की ओर जाने को दर्शाता है। और अर्ध चंद्र के आकार की बिंदी जो लगाई जाती है भक्ति भाव का प्रयोग करते हैं। इसके पीछे भी बुद्धि की पूर्णता, यानी वो दूज का चांद पूर्णिमा का चांद बनेगा, यानी बुद्धि संपूर्ण हो जाएगी। बिंदी और तिलक का जब आकार लौ जैसा होता है, ज्योति जैसा, तिलक का जैसा, तो त्राटक साधना का प्रतीक है वो। तो त्राटक एक अच्छी साधना है, एकाग्र दृष्टि की जाती है उस पर। तो नारंगी रंग की बिंदी, लाल रंग की बिंदी बड़ी शुभ मानी जाती है। और जो तिलक लगाते हैं पुरुष लोग, तो विभिन्न प्रकार के तिलक होते हैं। वैष्णव अलग डिजाइन का तिलक लगाता है, शैव अलग ढंग का तिलक लगाता है, और मतलब सनातन जो होता है वो अलग ढंग का लगाता है। अलग अलग ढंग के तिलक लगाते हैं, तो उसका भी अपना अपना खास जो प्रतीक और उसका है। तो तिलक और बिंदी लगाने के पीछे बड़ा भारी वैज्ञानिक रहस्य है। हमारे हाथ के अंगुलियां, हथेलियां और पैर के तलवों में बहुत ज़्यादा शक्ति है, संवेदन शक्ति सबसे ज़्यादा इनमें होती है, और यहीं हमारे शक्ति केंद्र भी होते हैं। तो एक्यूप्रेशर में आप देखेंगे कि बताते हैं सबसे ज़्यादा पैर के पगथली और हथेलियों में हमारे जो है ना ऊर्जा केंद्र होते हैं। तो हथेलियों और मतलब पगथलियों में से और हमारी हाथों और पैरों की अंगुलियों में से शरीर से जो है ना विद्युत प्रवाहित होती है और वो ग्रहण भी करते हैं। मतलब और जगह के जो छिद्र होते हैं ना, तो 1 घन सेंटीमीटर
जितना जो हमारी स्किन है, 1 घन सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर गहरी, इतनी जो हमारी स्किन है उसमें केवल 70 रोम छिद्र होते हैं। और जो हमारी हथेलियों की और पगथलियों की जो स्किन होती है ना, इसमें उतने ही स्थान पे 300 से ज़्यादा छिद्र होते हैं, रोम छिद्र होते हैं। तो इन सब में जब हम जो भी कुछ क्रियाएं करते हैं तो उसका शरीर से स्वास्थ्य से संबंध होता है हमारा। एक्यूप्रेशर चिकित्सा में 14 मेरिडियन होते हैं। एक मेरिडियन ऐसा है जो हृदय संबंधित होने के कारण अनामिका अंगुली से जाकर गुजरता है। अनामिका में ही यानी रिंग फिंगर, जो हमारी अनामिका अंगुली है ना, छोटी अंगुली से पास वाली, तो उसमें ही क्यों अंगूठी पहनाई जाती है सगाई की, क्योंकि वो सीधा डायरेक्ट हृदय से संबंधित है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे को बताती हैं। अब आती है साज सज्जा के बाद आभूषणों की बात। आभूषण जो है ना, देखिए, पहले आपको बताऊं, श्रृंगार में सबसे ज़्यादा आभूषण किसका? बालों का, केश विन्यास। तो विभिन्न प्रकार के केश विन्यास होते हैं। तो सबसे पहले लंबी चोटी, बालों की लंबी चोटी का आकर्षण, लंबे बाल, चमकीले कोमल बाल, और शुरू से ही बड़ा भारी सौंदर्य का एक प्रतीक रहा है। तो बालों का चोटी भी बनाते, बालों का जूड़ा भी बनाते। तो बालों का चोटी और जूड़ा बनाना, इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता है। क्यों? क्योंकि जो हम जहाँ पर ये जूड़ा बनाया जाता है ना, जूड़ा यानी बालों को पूरा गोल गोल करके इकट्ठा करके, और जहाँ पर जूड़ा बनाया जाता है, तो जहाँ जूड़ा बांधा जाता है वहाँ मस्तिष्क का जो क्षेत्र होता है उसको नाभि केंद्र कहा जाता है। और जो जानकार हैं उन्होंने इस क्षेत्र को कुंडल कहा तथा उसके अंदर की शक्ति को कस्तूरी का नाम दिया। तो चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से इस जगह मॉडुला ऑब्लोंगेटा, ये नाड़ी है एक, यहीं से सारे शरीर में नाड़ियाँ प्रसारित यहीं से होती हैं। और आज तक इस स्थान का ऑपरेशन नहीं किया जा सका, कभी नहीं हो सकता। और जूड़ा बनाने से बार बार इस जगह का मतलब घर्षण होता है, एक्यूप्रेशर होता है, इसका जो है ना बार बार इसके ऊपर कुछ ना कुछ हाथ लगता है, इसका संचालन होता है यहाँ के नाड़ियों का। तो जिसके कारण इसके अंदर रही हुई कस्तूरी की सुगंध विकसित होते पूरे शरीर में फैल जाती है और धैर्य और साहस को बढ़ाती है। माँ बनते समय जब स्त्री माँ बनती है ना, तो उस स्त्री में ये चरम सीमा पर होती है साहस। क्यों? क्योंकि जब किसी पुरुष को हार्ट अटैक आता है ना, तो उसका हार्ट अटैक जितना पीड़ादायक होता है, उसकी एक इकाई है हार्ट अटैक की कि कितनी पीड़ा होती है उसमें, उससे भी ज़्यादा पीड़ा स्त्री को प्रसव के समय होती है। तो कितना साहस होता है उस स्त्री में। तो उस साहस को वो वहाँ पर ये जहाँ ब्रह्मरंध्र में जहाँ वो बताया जूड़ा जहाँ बांधा जाता है, उससे ही वो साहस मिलता है। एक स्त्री में 10 डॉल्स जो पीड़ा मापा की इकाई है वो होती है प्रसव के समय, और पुरुष में सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है उसको हार्ट अटैक के समय। तो वो 9 डॉल्स की होती है। तो स्त्री के अंदर ये ज़्यादा साहस होता है उस समय, माँ बनते समय अधिकतम होता है उसके अंदर। तो मांग में सिंदूर, माथे का टीका जो उसको सम्मोहन से बचाता है। और मांग में सिंदूर, उसका महत्व भ्रूमध्य से ऊपर सहस्त्रार चक्र तक, सहस्त्रार चक्र बीचों बीच में होता है हमारी खोपड़ी के। तो भ्रूमध्य होता है यहाँ माथे पर जहाँ बिंदी लगाई जाती है, तो वहाँ से लेकर ऊपर तक लगभग कितना हो गया, 10 अंगुल क्षेत्र हो गया, लगभग 9-10 अंगुल क्षेत्र है। उसको योग की भाषा में धर्म क्षेत्र कहते हैं। यह स्थान असीम धैर्य और ज्ञान, शक्ति, शांति का विकास यहीं से होता है। अब चोटी की बात करें, बालों की चोटी का जब बालों की चोटी पीठ पर आती है ना, तो रीढ़ पर स्पर्श होता है उसका, और
रीढ़ पर बार 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 घर्षण होता है, रीढ़ में ज्ञान केंद्र और शक्ति केंद्र, उनकी बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं और उनके जगने से बार बार घर्षण घर्षण होता है तो वो ग्रंथियों पर चोट पड़ती है और बार बार उसके जगने पर व्यक्ति में देवत्व प्रकाशित होता है। रीढ़ के भीतर का क्षेत्र धर्म कुरुक्षेत्र कहा गया। जैसे जैसे इसके अंदर व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है वैसे वैसे मनुष्य के भीतर देवत्व सतीत्व प्रकटता जाता है। योग विज्ञान में रीढ़ को ब्रह्मदंड कहा और रीढ़ के अंदर 5 ज्ञान केंद्रों को 5 ब्रह्म ग्रंथियां कहा जाता है। ब्रह्मदंड का पूजन करने वाले को दंडी स्वामी कहते हैं। और आभूषण भी अब देखिए जो गले में पहना जाता है, आज उसकी जगह पर ले लिया है चुंबकों ने, मतलब मैग्नेट हाथों में भी पहनते हैं। कड़े तो लुप्त हो गए, कड़े और चूड़ी तो लुप्त हो गए और मैग्नेट ने ले लिया हाथों में भी पहनने का और गले में भी, और ये हमारे कमर में भी तो मैग्नेट बेल्ट वगैरह ये मैग्नेट ने ले लिया वो स्थान। पर वास्तव में ये जो हमारे पहले आभूषण होते थे ना, पहने जाते थे, आजकल तो ये कलयुग की वजह से चोरी डकैती और जान भी चली जाती है, तो इस वजह से लोग असली आभूषण पहनते नहीं हैं। पर आभूषणों का मोह नहीं गया है, नकली चाहे पहने, आर्टिफिशियल पहने, पर आभूषण तो पहनती हैं स्त्रियां भी और पुरुष भी। तो पुरुषों का थोड़ा कम हो गया है पर स्त्रियों का तो बराबर है। तो आभूषणों का मोह, पर जो भी आभूषण हैं अगर सोने के होते हैं तो उनका अलग असर होता है, चांदी के होते हैं तो उनका अलग असर होता है। और पैर में कहते थे पहले कि पैर में जो बिछुए होते थे वो चांदी के ही पहने जाते थे, सोने के बिछुए नहीं पहनते थे। लेकिन आजकल सोने के बिछुए पहनते हैं, परंतु चांदी के बिछुए का जो एक लाभ था वो अलग ही था। तो कौन सी धातु कब कहाँ क्या असर करती है ये बहुत अलग विषय है सारा, और जानकारी करने जैसा है। तो अब जो कान है, कान बिंधाए जाते हैं, नाक बिंधाई जाती है, पुरुष भी कान बिंधाते हैं और एक नीचे नहीं ऊपर भी कान बिंधाए जाते हैं। तो वो कान की कुछ नाड़ियाँ जो बिंधी जाती है ना, उन नाड़ियों से हमारे स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध होता है। और नाक जहाँ बिंधी जाती है वो नाक में भी ऐसी ग्रंथि होती है जो नाक पुरुष नहीं बिंधाते, स्त्रियाँ ही बिंधाती हैं। तो उसका भी कुछ अलग से लॉजिक है, वैज्ञानिक लॉजिक है। हाथों की जो चूड़ियाँ हैं, जो कड़े हैं, जिस स्थान पर वो पहने जाते हैं और जहाँ पहले बाजूबंद पहने जाते थे, वो विशेष नाड़ियाँ हैं जो आज एक्यूप्रेशर में हम समझते हैं, उनको जानते हैं कि वो नाड़ियाँ कहाँ कहाँ हमारे हृदय से संबंधित हैं, या कौन सी हमारी लीवर से संबंधित है, कौन सी हमारी पाचन केंद्र से संबंधित है। वो सारी नाड़ियाँ वहाँ हर समय उन पर प्रेशर पड़ता है, दबती हैं। अब अंगूठियाँ जहाँ पहनी जाती हैं, अंगूठियाँ अंगुली के अंदर जो जहाँ पर अंगूठियाँ पहनी जाती हैं, तो उसका भी अपना एक चिकित्सीय महत्व है, इम्पोर्टेंस है उसका। तो पैरों में जो पायल पहनी जाती है, स्त्रियाँ पायल पहनती हैं पैरों में, वो जो पैर की जो वो जहाँ पर टखना होता है ना, तो उसकी नाड़ियाँ जो हमारे स्त्री के विशेष यौन अंगों से संबंधित होती हैं, तो उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। इसी प्रकार से जो करघनी पहनी जाती थी पहले, या 9 लड़ी के या कितने इतने अर्धहार अर्धशतहार पता नहीं क्या क्या किस किस प्रकार के हार होते थे, और बहुत प्रकार के आभूषण, चूड़ामणि और सिर से संबंधित, और हाथों में पहने जाते थे हथफूल, और ये सारे के सारे हमारी नाड़ियों से संबंध रखते हैं। और चिकित्सीय इसके पीछे महत्व रहा हुआ है। अब आप देखिए तांबे के बर्तन में अगर पानी भर के रखा जाए रात भर और फिर उसे सुबह पिया जाए, उसका लाभ है ना, सभी जानते हैं। अब वो चांदी का अगर रखा जाए बर्तन तो उसका लाभ वो नहीं होगा जो तांबे के बर्तन का होगा। तो हर चीज़ का अपना महत्व है। तो आभूषणों का भी अपना महत्व है और सौंदर्य प्रसाधनों का भी अपना महत्व है। तो हम इसको ऐसा समझें
कि कोई भी चीज़ जो हमारी पुरातन सभ्यता संस्कृति से चली आई है, हम उसको रूढ़ी कह के एक तरफ कर देते हैं, परंतु उसके पीछे बहुत मूल्य हैं। उसके अंदर केवल रूढ़ी ही नहीं है, केवल परंपरा ही नहीं है, केवल भेड़ चाल ही नहीं है, उस प्राचीनता में बहुत बड़े सकारात्मक रहस्य छिपे हुए हैं। तो हमारा स्वास्थ्य इन सब चीज़ों से प्रभावित होता है। और कई तरह के जो नगीने वगैरह पहने जाते हैं, रत्न आदि पहने जाते हैं, उनका भी तो संबंध होता है। बहुत चीज़ें जिनका हमसे डायरेक्ट कोई संबंध नहीं होता, परंतु इनडायरेक्ट संबंध भी हमारे कई बातों से जुड़ता है। तो कोई भी चीज़ उसका महत्व को हम समझें, एकदम से उसको गलत ना कहें, उसको थोड़ा सोचें, विचार करें कि इसके पीछे भी कोई ना कोई तथ्य हो सकता है। तो हमारा आभूषण पहनना, हमारा सजना संवरना और हमारा स्वास्थ्य, ये आपस में कोरिलेटेड हैं। आज कुछ बातें नई आपको मिली होंगी। तो तीसरी आँख जागृत करने के लिए संकल्प शक्ति बढ़ाएं। त्राटक की साधना उसी पर आधारित है। हम इन बातों को गहराई से सोचेंगे, मनन करेंगे तो लाभ हो सकता है। ज्ञानानंदी साथ